जैसे हमारे पास एक ये बैटरी है और इसको हमने एक एक्स रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया, तो एक्स रेजिस्टर में कितनी हीट जनरेट हो रही होगी पर यूनिट टाइम? E बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यही हो रही होगी। ठीक है, अब हम x की वैल्यू वेरी कराएं सच दैट दिस बिकम्स 0, ताकि h फॉर h मैक्स। ठीक है क्या बात? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x का वैल्यू? चेक कर लीजिए, या तो AMGM लगा लो, कुछ होता है ऐसा, किसी ने बताया था मुझे, या फिर ऐसा। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए इंटर रेजिस्टेंस के बराबर होती है तब उसमें मैक्सिमम हीट का जनरेशन होता है। गॉट इट? बचती थी उसको बोलते रेटेड पावर। ठीक है, ये वैसे तो पुराने ज़माने की चीज़ है, पर अब ठीक है, सवाल आते हैं इस भाषा में इसलिए सिखाना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अप्लायंस समझते हैं आप? ये पंखा, ट्यूबलाइट, समझ रहे चीज़ें, हीटर वीटर, ये सब चीज़ें। तो द पर्टिकुलर वे इज़ दिस कि उसके ऊपर दो चीज़ें लिखी रहती हैं। ओके, अभी भी लिखी रहती है कि उसकी रेटेड वोल्टेज है लेट से 200 वोल्ट। ठीक है ना, वी रेटेड इज 200 वोल्ट, एंड उसकी रेटेड पावर है लेट से 100 वॉट। ठीक है, तो हिस्टोरिकली इसका रीज़न कुछ और है कि पहले ज़माने में एक लड़ाई लड़ी गई थी भयानक, राइट। एक साइड में निकोला टेस्ला थे और दूसरी साइड में एक चोर था, राइट। तो उस लड़ाई की मेन मुद्दा था DC वर्सेस AC। ठीक है, एक्चुअली जो एडिसन की कंपनी थी वो DC पे काम करती थी, तो सारी दुनिया में वो DC फैलाना चाहते थे, अमेरिका मतलब, और जो टेस्ला थे वो AC पे काम करते थे, तो वो AC फैलाना चाहते थे दुनिया भर में कि लोग AC पावर यूज़ करें। और उस ज़माने में AC पावर का जो टेक्नोलॉजी जो टेस्ला के दिमाग की वजह से इतनी अच्छी बनी कि वो जीते, राइट, वो जीत गए। फिर उसमें भी दो थे कि 110 वोल्ट पे चले कि 220 वोल्ट पे चले, तो अभी भी क्योंकि 110 वोल्ट में हाथ वाथ लग जाए तो मरने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। समझ में आ रही क्या मेरी बात? 220 वोल्ट में कुछ हो जाए तो यू गेट अ हाई शॉक, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, परमानेंट, मतलब मरने तक की बात जा सकती है। ठीक है, क्या होगा मैंने किया था। खैर, कमिंग बैक, समझ में आ रही बात? तो इसलिए पहले ज़माने में जो अप्लायंस होते थे उस पर साइन भी होता था ऐसा कि ऐसा या फिर ऐसा। इसका अर्थ होता था DC, इसका अर्थ होता था AC। इनफैक्ट मोबाइल के चार्जर वगैरह हो, राइट, तो हाँ लेके शाबाश, देना, पीछे दे दो, इसको दे दो, अलंकृत को दे दो। इस पे आप देखेंगे तो इनपुट लिखा हुआ है 100 से 240 वोल्ट, ट्रेवल अडेप्टर है व्हाटएवर, और उस पर हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज़ ऑब्वियसली AC। फिर आउटपुट जो लिखा है उसमें ऐसा चिन्ह बना हुआ है, राइट, तो वो भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए कोई देखना चाहे तो। सेकेंड लाइन, ये अलग बात है इंटरेस्टिंगली कि टेस्ला जब जीते थे तब बिल्कुल सही था उनका काम। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो टेस्ला का जीतना जो था वो बहुत समझदारी नहीं रहा है, बिकॉज अभी हमारा जो मैक्सिमम यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो AC का नहीं रहा है, इट इज़ बिकम DC एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट इट। LEDs आ गए, दे वर्क ऑन DC, कंप्यूटर्स, मोबाइल चार्जर्स, TVs जो अब आ गए
दे आर ऑल वर्किंग ऑन डीसी। इनफैक्ट जो सबसे लेटेस्ट एसी है उसका नाम है इन्वर्टर एसी, राइट। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कभी आपने देखा हो तो उस इन्वर्टर में एक्चुअली इट कन्वर्ट्स एसी पावर टू डीसी बिकॉज डीसी इज मोर एफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। पहले ज़माने में वो नहीं था, तो भी बहुत खर्चा होता है सारे डिवाइसेस के अंदर एसी से डीसी कन्वर्टर। जैसे कि जो चार्जर था अपने हाथ में, वो चार्जर के अंदर एक्चुअली जो भी जगह जाती है इट इज ओनली वन थिंग, कन्वर्टिंग दैट एसी टू डीसी। तो अभी यदि डीसी पावर आने लग जाए सर्किट्स में तो बहुत पैसा बचेगा। नहीं, दैट्स द होल प्रॉब्लम। द रीजन टेस्ला वन वाज कि ट्रांसफॉर्मर की वजह से आप जो लॉसेस जो बहुत डिक्रीज कर सकते हैं। पढ़ाएंगे बाद में ट्रांसफॉर्मर, राइट। उस जमाने में क्या मेटल वाज वेरी कॉस्टली, फिर बाद में वो प्रोसेस आ गया एल्यूमिनियम को वो करने का, प्यूरिफाई बड़ा अच्छा, तो फिर एल्यूमिनियम की प्राइसेस क्रैश हो गई 2 साल के अंदर। तो वो अलग कहानी है, मेटलर्जी की वजह से अब कोई फ़ायदा मतलब पता नहीं, बट अब सिस्टम पूरा इसी पे बना हुआ। बट एंड आउटपुट मोर एंड मोर इज गेटिंग टू डीसी, बट सप्लाई इज स्टिल एसी। क्या वो चेंज होना ही मुश्किल है। खैर एनीवे, तो उस जमाने की याद रखते हुए लोग ये 2 वैल्यूज़ अभी भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सवालों पे जब ये चीज़ लिखी है तो पहली चीज़, हमें इन दोनों का कोई यूज़ नहीं करना है। ये दोनों हमारे काम की चीज़ें नहीं है। इनसे हमें 2 चीज़ें ड्रॉ करनी है, निकालनी है। क्या निकालनी है इनसे? एक आई मैक्स। कैसे निकलेगा आई मैक्स? हाँ, P बाय V, 0.5 एम्पियर आ जाएगा P बाय V से। समझ गए क्या कि इससे ज़्यादा करंट इस अप्लायंस के थ्रू फ्लो हुआ तो ये जल बुन सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसके पास हीट डिसिपेट करने का नहीं होगा जुगाड़। समझ में आई क्या बात? दूसरी चीज रेजिस्टेंस, क्योंकि व्हाट वी आर श्योर अबाउट इज रेजिस्टेंस, के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स है। सो दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P। तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P करेंगे तो हम 400। तो इसको जैसे ये दें आप, ये 2 चीजें निकाल लें और फिर सॉल्व करें। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? सवाल में कुछ भी दिया, अपन को क्या करना है और फिर सोचना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक सवाल दे दूं, मेरे पास एक अप्लायंस ये और एक अप्लायंस ये, ठीक है कि नहीं बात? इज दिस ओके? मेरे पास ये 2 अप्लायंस है, तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं इनको सीरीज में लगा दूं तो जो नया अप्लायंस बनेगा उसकी रेटेड वैल्यूज क्या होगी? कंफर्टेबल? कर लेंगे सवाल जब भी आएंगे अप्लायंसेस के, है ना। रेटेड वैल्यू का मतलब ये होता है ना, कोई भी अप्लायंस की रेटेड वैल्यू हो सकती है, इस दिखाने के लिए कि भाई इससे ज़्यादा करंट इसके थ्रू गया तो पंगा हो जाएगा, वो वाली बात, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट्स पे आए हम लोग, पढ़ा आप लोगों ने एनसीईआरटी से? कुछ चमका, कुछ समझ में आई बातें? क्या दिखा आपको इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? गैल्वेनोमीटर। आपने देखा हो तो सब में अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर ही यूज हुआ। बढ़ूँ आगे? सो गैल्वेनोमीटर एसेंशियली क्या करता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज। ये बीच में ऐसे, राइट। अब इसमें अपन ने करंट एंटर करवाया, थोड़ा इधर से गया, लेट से इधर निकल जाएगा। तो जितना बड़ा ये करंट होगा उतना बड़ा डिफ्लेक्शन दे देगा उस साइज। दिस थीटा वुड बी प्रोपोर्शनल टू आई। आपने यहाँ डिविजन्स बना दिए तो आप करंट नाप सकते हो, ठीक है क्या बात? ऑन द कंट्रेरी, मान लीजिए करंट इधर जा रहा है आई डैश, तो ये इधर घूम जाएगी सुई थीटा डैश।
तो इससे आपको सेंस भी मालूम पड़ जाता है और मैग्नीट्यूड भी मालूम पड़ जाता है। दैट्स व्हाट गैल्वेनोमीटर इज। इसकी जो इंटरनल वर्किंग है, इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, वो हम मैग्नेटिज्म में जरूर पढ़ेंगे कि इंटरनली इसके अंदर क्या जुगाड़ होता है कि करंट की वजह से डिफ्लेक्शन आता है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट का पार्ट है, अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा। ठीक है क्या बात? तो आई होप लीस्ट काउंट सबको पता है। एक इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा कितना नाप सकता है, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, जैसे अपने जो घर में स्केल आता है 1 मिलीमीटर नाप सकता है, तो उसकी लीस्ट काउंट हो गई 1 मिलीमीटर। फिर इसी का उल्टा हो जाता है सेंसिटिविटी। उल्टा नहीं, मतलब सेम आइडिया को हम अलग तरह से बोल सकते हैं, दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या भला हो जाएगी? 1 लीस्ट काउंट। जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा उसकी लीस्ट काउंट उतनी छोटी होगी। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, हायर इज द सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी इज 1 लीस्ट काउंट। तो यदि कोई हमने बोला बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लीस्ट काउंट छोटी होगी, कोई लेस सेंसिटिव है तो लीस्ट काउंट बड़ी होगी, है ना। रेंज, रेंज इज मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक नाप सकता है, या जो इसके पीछे पागल है पता नहीं कब से कि कहाँ तक नाप सकता है। राइट, जैसे कि अपन जो छोटा सा स्केल लाते हो 15 सेंटीमीटर का होता है, फिर वो जो इंच टेप लाते हैं जो मकान में काम आती है, वो 100 फीट 200 फीट तक का हो सकता है फीता। राइट, तो दैट इज रेंज, मैक्सिमम जो वो नाप सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रेंज। ठीक है, तो ये चीज है। राइट, तो कई बार हम लोग लीस्ट काउंट को ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट इज रेंज बटा नंबर ऑफ डिविजन्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ डिविजन्स। सही है कि नहीं बात? पूछना तो अमीटर बस यही होता है। ठीक है ना। अब हमको अमीटर में का यूज़ करना है करंट नापने के लिए। अच्छा, अमीटर को हमें कोई देगा तो कैसे देगा कि भाई एक अमीटर दे दिया, लीस्ट काउंट इज 0.1 एम्पियर, नंबर ऑफ डिविजन्स 100, रेंज दे दिया हमको, रेंज कितना हो गया, कुछ दे दिया अपन को, इससे निकाल सकते कितना हो गया 10 एम्पियर। इसमें से कोई 2 डेटा दे देंगे, अपना काम चल जाएगा। अरे एक चीज़ और होती है कि हम कितना भी कह लें अमीटर है ये वो है, पर उसका खुद का भी रेजिस्टेंस तो होगा ही सही। ऐसा तो नहीं होगा उसको सुपर कंडक्टर से बनाया होगा। बट आप इसका वो समझेंगे कि ये कैसे बना होता है, तो इसमें एक्चुअली कॉइल होती है, करंट एक तार की कॉइल होती है। कॉइल समझते हैं? कॉइल नहीं देखा कभी किसी ने? पंखे की कॉइल पे देखा हो कभी खुला हुआ, मोटर पे ऐसे वाइंडिंग्स जो होती है, तो उसमें ऐसी वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है। तो उस कॉइल का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा ही, अच्छा खासा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो दैट वुड बी इट्स रेजिस्टेंस। वो भी बहुत काम की चीज़ होगी। तो हो सकता है जैसे किसी ने दे दिया 1 ओम, इसका नेट रेजिस्टेंस खुद का है। ठीक है, अब हमें इसको यूज़ करना है, ये पता करने के लिए ए से बी के बीच में कितना करंट जा रहा है। राइट, तो ऑब्वियसली हम ए से बी के बीच में इसको लगा देंगे और ए लिख देते हम सिंपली, इसी को लिख देते, है ना। कई बार लोग इसको ऐसे छोड़ के और ए ऐसे लिख देते हैं, ये ए है, ए लिखा, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस भी कई बार हम बना देते, कई बार नहीं बनाते। तो ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, तो ए से बी के बीच में कितना करंट जा रहा है नापने के लिए, दिस इज हाउ यू पुट इट। राइट, यू डोंट पुट इट लाइक दिस कि ये ए ये बी, ये रेजिस्टर या कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं रेजिस्टर ही हो। आप बोले तो यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, इफ आई पुट इट लाइक दिस देन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। फिर ये ए से बी के बीच में कितना करंट जा रहा है नहीं बता रहा, ये खुद के रास्ते से कितना करंट जा रहा है ये बता रहा है। वो गलत नहीं बताएगा, लेकिन जो बताएगा वो नहीं है जो पूछा था। समझ में आई क्या बात कि नहीं आई? सब कंफर्टेबल है यहां तक? श्योर? तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है थोड़ा समझिएगा। एक वर्ड आता है आइडियल अमीटर, नॉन आइडियल अमीटर। तो नॉन आइडियल सुन के कई लोगों को लग सकता है अच्छा ऐसा अमीटर जो कुछ खराब है।
नॉन आइडियल डज नॉट मीन कि अमीटर खराब है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आइडियल अमीटर नॉन आइडियल अमीटर आइडिया क्या। तो आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट खुद चेंज इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक धागे की लेंथ नापनी, तो मैं उस धागे की लेंथ नापने के लिए उसको सीधा करूंगा, थोड़ा खींचूंगा, तभी नाप पाऊंगा। अब थोड़ा खींचा तो क्या उसकी लेंथ वही रहेगी जो पहले थी? नहीं। अब जीरो टेंशन एग्जैक्टली हाउ डू आई मेक श्योर इट्स अ जीरो टेंशन? एंड इफ इट्स अ नॉन जीरो टेंशन देन बाय इलास्टिसिटी उसकी लेंथ इज डिफरेंट। व्हाट डू यू से? बोले समझे मेरी बात कि नहीं समझे? समझेगा? तो ये मैं कहने का प्रयास कर। किसी ने पूछा टाइम कितना हुआ है, अब मैंने बताया, जैसे आप पूछे टाइम कितना हुआ है, पूछें 11:16:57। अब जब तक मैंने ये बोला होगा, जब आपने पूछा था, तब से ये इंफॉर्मेशन में टाइम चेंज हो जाए। अरे मान लो अपन यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक भी लगा दें, ठीक है, तो वहां से यहाँ तक लाइट के पहुंचने का डिले भी तो है। समझ मेरी बात? सो एनी इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे थर्मोमीटर लेके मैं इसका टेम्परेचर नापूं, तो जो थर्मोमीटर है उसको भी तो हीट देनी पड़ेगी, इसको उसका टेम्परेचर कितनी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना। तो वो आइडिया कि जब ये रेजिस्टर नहीं था, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट तो एक रेजिस्टर ही होगा। तो इसमें लेट से आई नॉट करंट जा रहा था। अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो जरूरी थोड़ी आई नॉट करंट ही जा रहा होगा, क्योंकि इसके बीच का तो रेजिस्टेंस ही आर प्लस आर ए हो गया। जैसे कि इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल वुड बी ये रेजिस्टर राइट, तो कितना करंट जाता था इसमें? E बाय आर प्लस आर। अब मैंने इसमें एक अमीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें कितना करंट जाता है? E बाय आर प्लस आर ए प्लस आर। सो द डिफरेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। राइट, तो हम क्या चाहेंगे कि ये आंसर इसके क्लोजेस्ट आए। इफ आर ए इज मच मच स्मॉलर देन आर, तो जो एरर इंट्रोड्यूस होगी है, तो बोले नहीं है, तो एक आइडियल एमीटर तो वो होगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, क्योंकि वो खुद कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस कम हो सके, और वो डिफरेंस कम होते होते लीस्ट काउंट से के ऑर्डर से कम ऑर्डर का डिफरेंस आने लग जाए, तो टेक्निकली इट्स एन आइडियल एमीटर, क्योंकि जो गलती पकड़ी नहीं जाती वो गलती नहीं होती। वो हो गई नहीं आपके पास में, क्यों? क्योंकि एरर यदि लीस्ट काउंट से ऑर्डर से कम की ऑर्डर की आ रही है, तो मतलब एरर्स वुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट यू विल नॉट नोट। इसलिए जितना छोटा होगा आर के मुकाबले उतना अच्छा आपका उत्तर आएगा। बड़े आगे अब हम बहुत फर्जी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फर्जी इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। सुन के क्या लगता है मिस्टर जैना, आपको क्या नापता होगा? वोल्टेज नापता होगा। बिल्कुल गलत बात है। राइट, जैसे कि सोचिए जरा, वेइंग मशीन होती है। अबे वेइंग मशीन नहीं देखे कभी जीवन में, जिस पे खड़े होके वेट नापते हैं? देखिए किस यूनिट में आंसर देती है वो? केजी में। इनपुट किस यूनिट में लिया था उसने एक्चुअली? न्यूटन। और आउटपुट क्या दे रही है? केजी। कैसे करते होंगे ये? हाथ उठा के। एनीवन, कैसे ये चमत्कार किया जाता होगा? हाँ जी, थोड़ा एग्जाम्पल बताइए जहाँ
50 किलो लिखा है वहाँ क्या होता है एक्चुअली? वहाँ 500 न्यूटन जहाँ लिखा होना चाहिए था वहाँ से जीरो मिटा देते हैं, न्यूटन मिटा देते हैं और केजी लिख देते हैं और लोगों को लगता है मास नाप रहा है, राइट? अक्षर ने को आज मालूम पड़ा ये सीक्रेट, और राइट ये सो सरप्राइज्ड, ऐसा कैसे, ऐसा पागल बना रहे थे। अरे सो वोल्ट मीटर भी कंप्लीट फर्जी डिवाइस है, ये बिल्कुल वोल्टेज नापता ही नहीं, ठीक है? तो अपन लिख तो ऐसे देते हैं वोल्ट मीटर, ये लिख दिया अपन ने वोल्ट मीटर, राइट? ठीक है, पहले बता दूं ए से बी के बीच में वोल्टेज नापनी है तो कैसे लगाएंगे इसको? ऑब्वियसली ऐसे लगा देंगे पैरेलल में, तभी ए से बी के बीच में लगेगी वोल्टेज। यदि मुझे ए से बी के बीच में नापनी है और मैंने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया तो फिर ये ए से बी के बीच में नहीं नापेगा। मान लीजिए यहाँ बैटरी है कुछ है, अपने दोनों पॉइंट्स के बीच में नापेगा। यदि नापता है तो पहली बात है नापता ही नहीं है, फर्जीवाड़ा है, ठीक है? बढ़े आगे, अभी कैसे नापता है? कुछ नहीं, देखिएगा मेरे पास में लेट से ये रेंज को फुल स्केल डेविएशन भी कहते हैं पढ़े लिखे लोग, फुल स्केल डेविएशन, राइट? मान लीजिए मेरे पास एक एमीटर था, फुल स्केल डेविएशन 1 एम्पियर का, जिसका रेजिस्टेंस जो है मैंने कुछ रीज़न है कि मैं 100 ओम कह रहा हूँ, ठीक है? अभी समझ में आ जाएगा, छोटा नहीं मैंने बड़ा लिखा है, ठीक है? और नंबर ऑफ डिविजन 100 थे, ठीक है? तो इसमें हम कुछ नहीं करते, एक कागज़ की पर्ची बनाते हैं, राइट? और वो कागज़ की पर्ची बना के इसको 2 कर देते, थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक अच्छा लगता है। कागज़ की पर्ची बनाते हैं, वो कागज़ की पर्ची इस पर चिपका देते हैं, उस कागज़ की पर्ची पे क्या लिखा होता है? VFSD इज इक्वल टू 100 वोल्ट। द लॉजिक बीइंग कि इसके थ्रू 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा यहाँ से यहाँ तक? 50 वोल्ट। जहाँ लिखते थे 500 न्यूटन, जीरो काटा, न्यूटन उड़ा दिया, किलोग्राम लिख दिया। और जो बेवकूफ लोग हैं उनको 2 इंस्ट्रूमेंट बेच दिए नीरज कमल को कि ले ये मीटर, ये ले वोल्ट मीटर। हमें कहा बढ़िया यार, इससे मैं करंट नापूंगा, इससे मैं वोल्टेज। ये वोल्ट मीटर नहीं था तो रेजिस्टेंस R था, राइट? अब इसको लगा दिया तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा इसका, कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। डू वी वांट सच सो मच रेजिस्टेंस? We want this value to be as close to R as possible. तो अपन ने इसको RV से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो क्या आ गया? 1 प्लस R बाय RV। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू R के पास है, कब आएगी R के पास? RV इज मच मच लार्जर देन R। इस केस में वैल्यू जो है क्लोज आएगी, तो इसके इंट्रोडक्शन की वजह से लफड़े कम से कम हुए। समझ में आई क्या बात? कई बार लोग इसको पढ़ के जोश में आ जाते हैं, बोलते थे देखो कम करने में तो प्रॉब्लम थी, ज़्यादा करना तो बहुत आसान काम है, राइट? खासकर मैथमेटिकल माइंड है जो चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं समझते। समझ रहे प्रथम जी आप? तो महंगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस का है तो महंगा पड़ेगा, बहुत सस्ता काम है ये ले, इनफिनिट। कोई बात नहीं, लकड़ी का टुकड़ा रख देते बीच में, जमीन से पत्थर उठा के रख देते हैं। द प्रॉब्लम इज कि एक लिमिट के बियॉन्ड करंट इतना कम हो जाएगा कि ये रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, इसलिए हम आर्बिट्ररीली इसको हाई नहीं कर सकते। दैट्स ठीक है। मैथमेटिकली तो बहुत बढ़िया लग रहा है सोच के, इसलिए फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिकल साइड से ही चलती है। जैसा रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, हाउएवर ब्यूटीफुल योर थ्योरी में बी,
If it doesn't match with experiment, it's useless. ठीक है, तो नहीं तो आप तो बोलेंगे सर क्या ले आओ, ये तो बहुत आसान काम है, तार को तोड़ो और प्लास्टिक का पीस रख दो बीच में, हो गया इनफाइनाइट। बट फिर वो इतना छोटा करंट जा रहा होगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो अल्टीमेटली आपने खर्चा अंदर किया कि नहीं किया सेंसिटिव डिवाइस बनाने का, मुद्दा तो उसी का आ रहा है ना, हाउ सेंसिटिव योर डिवाइस इज, राइट। जितना आप सेंसिटिव बनाने की कोशिश करोगे उतनी तकलीफ और बढ़ती जाती। जैसे किसी ने यदि वो मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट होता है तो मैंने कई बार वो अपने सिलेबस में भी है एक्चुअली, नॉट द थिंग बट द आइडिया, वो जो था ग्रेविटेशनल वेव जिससे नापी थी, क्या नाम है उसका, लीगो, तो सिलेबस में एक्चुअली लीगो का जो कॉन्सेप्ट, तो इट्स वेरी 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 सेंसिटिव, मतलब न्यूक्लियस के ऑर्डर से छोटे ऑर्डर की सेंसिटिविटी चाहिए उसमें, न्यूक्लियस की साइज के ऑर्डर से छोटे ऑर्डर की।